नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मोड़, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, हमारा, हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले सुबह की आज की बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। तो पहली खबर बाढ़ बारिश से जुड़ी होगी। बाढ़ बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। वैष्णो देवी के पास हुए भूस्खलन से भयानक तबाही मची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई राज्यों में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। और उसके बाद बात होगी दूसरी खबर में पीएम मोदी के चीन और जापान के दौरे की, जिसके लिए वो आज रवाना होने वाले हैं। और ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान और फिर चीन जाएंगे। और पीएम मोदी की चीन जापान यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका में टैरिफ वॉर चल रहा है। तो तीसरी खबर राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी है। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है और आज वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। और अब रुक करते हैं आखिरी खबर, जिसको लेकर के और जिसमें खासतौर से बात होगी अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस की, जहां पर एनानुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में देखिए गोलीबारी की घटना जो है वो सामने आई है और घटना में कई लोगों के हताहत होने की भी आशंका है। तो ये चौथी बड़ी खबर के तौर पर लेंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन अब सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मूड की। देश भर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड तो मैदानी इलाकों में बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जम्मू कश्मीर में कुदरत आफत बनकर बरस रही है। और वहीं देखिए कि देश भर में भारी बारिश और बाढ़, उसकी वजह से देखिए बादल भी फटने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और ऐसे में जम्मू में 115 साल का बारिश का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है। जबकि देखिए पंजाब में नदियां उफान पर है और हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। वैष्णो देवी में बादल फटने के बाद हुए भूस्खलन में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई और जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर रेलवे ने 43 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। जम्मू में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। पुल ढह गए हैं, बिजली की लाइनें और मोबाइल टावर बुरी तरह से जो है वो तबाह हुए। और देखिए लगातार भारी बारिश के कारण पूरे जिले में अचानक बाढ़ और जलभराव के बाद मंगलवार तक में 3500 से ज्यादा निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर लगातार जारी है। तो भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने हालात बद से बदतर बना दिए हैं। नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में पानी घुस गया है। जम्मू कश्मीर की मुख्य नदियां तवी, चिनाब और झेलम खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते पुल, सड़कें और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पहलगाम में मशहूर सेल्फी पॉइंट तक पानी का तेज बहाव पहुंचा। राहत बचाव का काम भी जारी है। सेना ने भी राहत बचाव में मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना ने जम्मू क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है, जिसमें बाढ़ में फंसे हुए नागरिकों, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों को निकालने के लिए सेना ने कई राहत कॉलम और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तवी नदी पर बने 4th ब्रिज, जिसका एक हिस्सा ढह गया, उसका जायजा उन्होंने लिया और कहा कि 2014 की आपदा में भी यही पुल गिरा था। हमें अतीत से सबक लेना होगा और भविष्य की योजना बनानी होगी। और देखिए ऐसे में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आने वाला जो बाढ़ का पानी है अब पंजाब में भी कहर बरपा रहा है। रावी, सतलज और ब्यास नदियों का जलस्तर देखिए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और ऐसे में पौंग, भागरा और रंजीत सागर डैम की अगर हम बात करें तो देखिए पानी छोड़े जाने से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पठानकोट में भी देखिए रावी नदी के उफान ने जम्मू पठानकोट हाईवे को डुबो दिया है, यानी कि जलमग्न कर
दिया है और जिसके चलते देखिए भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से जो है वो रुक गया है, प्रतिबंधित हो गया है, अवरोधित हो गया है। और ऐसे में देखिए पठानकोट के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। प्रशासन ने 2 राहत शिविर जो है वो खोले हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कठुआ और पंजाब सीमा पर बने क्षेत्रों में देखिए भारी तबाही हुई है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ये तबाही मची हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती है यहाँ पर रेस्क्यू टीम के लिए भी कि लोगों को कैसे बचाया जाए। वहीं सीआरपीएफ 84 बटालियन के सेकंड इन कमांड अरविंद कुमार ने जम्मू में तबाही को लेकर कहा कि हमारा कैंप चिनाब के किनारे पर पानी यहाँ बहुत तेजी से कुछ भी नहीं बचा है और इस अचानक आई बाढ़ ने हमारे 8 ढांचे बह दिए हैं। पानी यहाँ बहुत तेजी से आया। सुबह लगभग 9:30 से पानी का आना स्टार्ट हुआ था। उस वक्त हमको इतना अंदाजा नहीं था कि पानी इतना ज्यादा आएगा, लेकिन फिर भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे अपना जो इम्पोर्टेंट स्टोर था, अपना जो मैन पावर थी जो लो लाइंग एरियाज में रह रही थी, उन सभी को हमने शिफ्ट कर दिया था ऊपर जो अपर रीचेज में। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें बह जाने का बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए हमने अपने आदमियों को सेफ एरिया में भेज दिया। अगर आपने देखा होगा कि हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड था, वॉलीबॉल ग्राउंड था, हैंडबॉल ग्राउंड था, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। और वहीं स्थानीय लोग भी जम्मू में बाढ़ बारिश से परेशान हैं। क्या कुछ उनका कहना है, सुनाते हैं। मैं घर से निकला था ताकि मैं कोर्ट में जा सकूं, लेकिन यहाँ देखा मैं बहुत पानी भरा हुआ है। लोग एक जगह खड़े हो रहे हैं और पार नहीं जा सकते क्योंकि पानी ही पानी है। बहुत मुश्किलात है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को किसी को कोर्ट में जाना है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को अस्पताल जाना है। लेकिन अफसोस ये है कि पानी की इतना बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए वो जा नहीं पा रहे हैं। और देखिए जिस तरह से सबके बयान सामने आ रहे हैं किरण, और जल प्रलय एक तरह से हम माने की पहाड़ों पर दिखाई दे रही है और लोगों की आफत बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी भी जुड़ गए हैं। रमन, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की खबर, लैंडस्लाइड्स की खबरें, और अब ये लोगों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि बाढ़ ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए किरण, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जम्मू में देखने को मिल रहा था, पहाड़ों पर जिस तरीके से भारी बारिश हो रही थी, मैं आपको बता दूं कि करीबन 400 mm बारिश जो है वो 12 घंटे के अंदर दर्ज की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि जम्मू के अंदर अगस्त के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश जो है वो हुई हो। और हालांकि अब ये बाढ़ और बारिश का पानी जो है वो धीरे धीरे रिसाइड हो रहा है। मैं इस समय तवी नदी के पुल पर ही मौजूद हूँ, जो पुल डैमेज हुआ है, और अब देखिए अब तवी नदी यहाँ पर शांत नजर आ रही है, लेकिन अपने पीछे जो बाढ़ आई थी, जो या इस नदी के ऊपर जिसकी तस्वीरें हम पिछले 2 दिनों से दिखा रहे थे, उसने किस तरीके से तबाही यहाँ पर मचाई है। ये तबाही की तस्वीरें अगर आप देखें तो जो कल तक किसी का घरौंदा हुआ करता था, जिसके अंदर किलकारियां गूंजा करती थी, लोगों के बच्चे जो है उनके आंगन में खेला करते थे, आज ये किस तरीके से पूरी तरीके से इलाका जो है वो वीरान हो चुका है। और छत देखेंगे, घर देखेंगे, मकान देखेंगे, सब कुछ इस बाढ़ के पानी में समाहित होता हुआ नजर आया है। अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना बचा कुचा सामान जो है वो इसमें तलाशने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सामान जो है वो बचाया जा सके, क्योंकि अचानक जिस तरीके से ये बाढ़ आई है उससे भारी नुकसान हुआ है। ये तवी का एक तट क्षेत्र है, दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो दूसरा तट क्षेत्र जो है वहां पर भी बहुत बड़ी लेवल पर तबाही जो है वो देखने को मिली है। ना केवल तवी नदी, कल हमने देखा कि चिनाब दरिया जो है वो किस तरीके से जो अपना तटबंध को तोड़ते हुए 4 से 5 किलोमीटर का जो इलाका था उसको पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया था, और करीबन 12-12 फुट तक पानी जो है वो भर गया था। लोगों के घर डूब गए थे, गांव डूब गए थे, बीएसएफ के कैंप्स जो हैं वो पूरी तरीके से डूब गए थे, और उसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत का काम जो है वो शुरू किया गया है। कल ही केंद्र की तरफ से लेफ्टिनेंट जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, और यहां पर एक हरकुलस प्लेन जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पर उतरा है, जो राहत और बचाव का सामान लेकर यहां पर आया था। कल शाम को यहां पर लैंड हुआ है, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम जो है उसने भी लगातार कई इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करवाया है। कुल मिलाकर आप जिस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं रमन, और देखिए अब लोग जो है अपने मवेशियों को भी जो है नदी किनारे भेज रहे हैं। ऐसे में बरसात ने, क्योंकि 2 दिन से आप लगातार जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, हम देख रहे थे बारिश का किस तरह से कहर जारी था और लगातार बारिश हो रही थी 24-24 घंटे। अभी कुछ राहत दिखाई दे रही है क्योंकि धूप खिल चुकी है, और ऐसे में मौसम विभाग का क्या कहना है
ये जो अच्छी वाली स्थिति है, जहां पर धूप निकल चुकी है, जहां पर बारिश अभी नहीं है, ये कब तक इसी तरह से जो है वो बने रहेंगे और ऐसे में लोगों को थोड़ी और ज्यादा राहत जो है वो मिल पाएगी? देखिए, निश्चित रूप में मौसम विभाग की अगर माने और या फिर जो हालात इस समय बने हैं, आसमान में नीला बादल जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा एक बारी दिखाई दिया है, क्योंकि काले बादलों से ये पूरा आसमान जो है वो घिरा हुआ था। और अब अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से बारिश रुक गई है, हालांकि कल शाम से ही बारिश रुक गई है, लेकिन ये एक फौरी राहत है। 30 तारीख से लेकर पहली तारीख तक एक बार फिर यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, मानसून दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है और भारी बारिश का अंदेशा जो है वो जम्मू में दोबारा यानी जताया गया। अभी तो अभी रमन अगर हम कहें तो ये माना जाए कि राहत नहीं है, मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि अभी भी लोगों की जो टेंशन है वो कम नहीं हो रही। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली की ये खबर है जहां पर एक बार फिर से बाढ़ के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वजह है यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना और ऐसे में प्रशासन यमुना नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को यमुना के तट पर ना जाने की सलाह दी है और कहा कि लोग अलर्ट रहें, हो सके तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं जिससे कि वो बाढ़ से बच सकते हैं। बाढ़ का पानी कम होने पर ही घरों को वापस लौटें। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में मानसून सीजन में दूसरी बार यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। तो आयोग ने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने, जैसे कि नदी के तटबंधों के पास रहने वाले लोगों को चेतावनी देना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने की सलाह दी है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर मानसून सीजन के चलते रामनगर के आसपास की जो नदियां हैं, बरसाती नालों का जो जलस्तर है वो भी कई गुना जो है वो बढ़ गया है और बारिश से खिचड़ी नदी उफान पर आ गई है, जिसमें देखिए कि एक रिजॉर्ट में जाने के लिए पर्यटकों ने पानी का जलस्तर देखे बिना ही कार नदी में उतार दी और नदी के बीच पहुंचते ही स्कॉर्पियो पानी के बहाव में बहने लगी और देखते ही देखते आधी वो डूब गई और कार में सवार 2 युवक जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने लोगों को कार से सुरक्षित बाहर निकाला, जिन्होंने ये बताया कि करीब 2 घंटे बाद पानी का जलस्तर कम हुआ और उसके बाद ट्रैक्टर की मदद से कार को भी नदी से बाहर निकाला गया। तो अपने आप में देखिए भयावह तस्वीर है और लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस तरह से ना नदी का जलस्तर देखते हैं, ना उसकी गहराई देखते हैं। और एक बार फिर से हम रमन का गीतू यहाँ पर रुक कर लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। रमन, देखिए अभी तो फिलहाल जिस तरह से आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के भी अंदर में राहत नहीं है, IMD की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है आने वाले दिनों में भी जो है स्थिति थोड़ी सी और जो है बिगड़ सकती है, बारिश इसी तरह से लगातार हो सकते हैं। ऐसे में देखिए मवेशियों को छोड़ देना, फिर वापस से जो है घरों की तरफ लौटना, क्या अभी एडवाइजरी ये जारी की गई होगी कि आप अपने घरों की तरफ वापस ना लौटे जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती? क्योंकि हमारे पास देखिए एक उदाहरण के तौर पे है कि नदी की गहराई को जाने बिना ही गाड़ी को जो है उतार दिया गया और देखिए जान बचाने के लिए चीखना चिल्लाना पड़ा। ग्रामीणों के लिए भी मुश्किल होती है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायतें जो हैं वो दी गई हैं कि किसी भी तरीके से नदी के तटबंध के आसपास में लोग नजर ना आए। लेकिन लापरवाही का आलम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जानवर देखेंगे, पीछे आप देखिए जो भैंसें हैं उनको एक बार फिर नदी में उतार दिया गया है और ये कहीं ना कहीं एक और तबाही का कारण जो है वो बन सकती है कि अगर पीछे से पानी दोबारा बढ़ता है तो दोबारा से ये नदियाँ, ये जानवर जो है वो फंस सकते हैं। न केवल इस तरफ, दूसरी तरफ जहाँ पर घर डैमेज हुए हैं, जहाँ पर लोग अपने कुछ ना कुछ जो आशियाना उनका टूटा है उसमें से कुछ चीजों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी जानवरों को जो है वो बड़े पैमाने पर जो गुज्जर बकरवाल इस तवी नदी के किनारे रहते हैं उन्होंने छोड़ दिया है और 2 दिन पहले यहीं से उनको रेस्क्यू कराते हुए देखा गया था। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर सामने देखिए लोगों को इस जगह पर आने से लिए पूरी तरीके से मना किया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोगों की लापरवाही का आलम देखिए। जहां पर सड़क टूटी हुई है उस सड़क के नीचे की मिट्टी पूरी खिसकी है, लेकिन लोग जो है वो तमाशबीन बनकर यहाँ पर पूरी तरीके से आ चुके हैं। तस्वीरें इतनी डरा देने वाली थी यहाँ पर कि जिस तरीके से आप देखिए कि जो वॉल बनाई गई थी, यहाँ पर एक प्रिकॉशन वॉल बनाई गई थी ताकि तवी नदी का जो पानी है वो किसी तरीके से बाहर के इस इलाके में ना आए। तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ आप नीचे देखिए कि किस तरीके से इस मलबे में जो है वो फंसी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर लोग जो है वो फोटो खिंचाने के लिए, वीडियोग्राफी कराने के लिए कहीं ना कहीं ये लापरवाही का आलम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही लापरवाही का कारण है जिसकी वजह से नुकसान कई बार जो है वो उठाना पड़ता है। और यहाँ पर लोगों को अपनी सावधानी बरतने की जरूरत है। 2 दिनों से हम
बिल्कुल लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लोग आप बता रहे हैं किनारे पर खड़े हुए हैं और ये भी कभी भी धंस सकता है। जिस तरह से हम लगातार खबरें देख भी रहे हैं कि लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, यानी मौसम का कुछ पता नहीं है। और ऐसे में लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि नदियों के किनारे जाने से बचे, झरनों के किनारे जाने से बचे, लेकिन शायद लोगों को लग रहा है कि ये एक ऐसा मौसम है जिसे आप इंजॉय ज्यादा करें, जबकि यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है। बिल्कुल निश्चित रूप में जिस तरीके से लोगों की लापरवाही का आलम जो है हमने कल भी देखा यहाँ पर, जब ये लगातार भरभरा कर ये सड़क जो है वो धंसती जा रही थी, लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। अभी भी इस रोड को पूरी तरीके से आवागमन के लिए बंद किया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोग कुछ मोटरसाइकिल लेकर इस टूटे हुए हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पैदल यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो एक शख्स आ रहे हैं नीली टी शर्ट डाले हुए, कितना खतरनाक है कि ये रास्ता यहाँ से पूरा टूटा हुआ है और उसके ऊपर से ही चलकर आ रहे हैं। कभी भी ये धराशायी हो सकता है, पूरे क्रैक्स जो है वो रोड पर आ चुके हुए हैं और ऐसे में इतना बड़ा खतरा मोल लेना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और ये कहीं ना कहीं इन लोगों को भी समझना होगा कि नुकसान हो सकता है। प्रशासन लगातार इस बात को लेकर गुहार लगा रहा है। कल यहां पर बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवानों को यहां पर तैनात किया गया था ताकि लोग ना आए, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग लगातार यहां पर फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, अपनी यादों को संजोने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकार और प्रशासन तो अपना काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन कई जिम्मेदारियां आपकी खुद की भी होती हैं, वो भी खासतौर से अपनी जान की सुरक्षा की, तो उसे तो बखूबी तौर पर जो है वो निभाना चाहिए। गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी और ये सीधी तस्वीरें जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे में गीतों, अब हम खबरों की तरफ मतलब आगे बढ़ते हैं और बात हम यहाँ पर सोच की बात की करेंगे। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। देखिए, पीएम मोदी जापान चीन दौरे पर जा रहे हैं, जो भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और खास करके इस वक्त जब अमेरिका ने भारत पर देखिए 50% टैरिफ लगा दिया है, तो पीएम मोदी का यह दौरा भारत की विकास यात्रा को एक नई दिशा देगा। बिल्कुल, और उम्मीद तो यही है कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी अब कोशिश कर रहे हैं कि चीन से, जापान से जो रिश्ते हैं वो थोड़ा आगे बढ़े, और खासतौर से चीन से, क्योंकि लगातार हमने पिछले काफ़ी सालों से ये देखा कि भारत और चीन के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अमेरिका जिस तरह से अब टैरिफ वॉर शुरू कर रहा है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि भारत भी अब अपने दूसरे ऑप्शंस खुले रखे, क्योंकि हालांकि भारत का जो नेचर है किरण वो यही है कि सबके साथ मित्रता का भाव रखते हैं और सभी के साथ अपने संबंध अच्छे रखते हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर इस वक्त हम कह सकते हैं भारत को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। तो पीएम मोदी आज से जापान और चीन के दौरे पर जाएंगे। पीएम पहले जापान और फिर चीन जाएंगे। तो कल पीएम मोदी भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और ये पीएम मोदी की जापान की 8वीं यात्रा होगी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी। तो इस दौरान वो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जापान के पीएम के साथ मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है और ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। बिल्कुल, और देखिए इस दौरे में दोनों देशों के बीच में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। जापान भारत में $68 बिलियन के निवेश की जो है वो घोषणा कर सकता है और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के मियागी प्रांत का भी दौरा करेंगे, जहां वे इशिबा के साथ एक कार्यकारी रात्रि भोज में भी भाग लेंगे। और देखिए रात्रि भोज के जरिए जो है कहीं ना कहीं एक डिनर डिप्लोमेसी जो है वो दिखाई देगी और ऐसे में देखिए ये यात्रा भारत जापान के बीच में विश्वास और आपसी सम्मान को और ज़्यादा मजबूत जो है वो प्रदान करेगी। दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग पहले से ही बहुत गहरा हुआ है, जिसमें जापान ने 2000 और 2024 तक देखिए भारत में $41.91 बिलियन का जो है वो निवेश किया और ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई तक लेकर के जाएगी, बल्कि देखिए क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक जो शांति है उसके लिए भी एक तरह से अहम कदम जो है उठाया जाएगा। और इसके बाद पीएम मोदी चीन पहुंचेंगे, जहां वो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी बातचीत होगी। बिल्कुल, और उम्मीद है कि जब ये बातचीत होगी तो हम देखेंगे कि जापान और चीन के साथ हमारी द्विपक्षीय वार्ता रंग लाएगी और आगे हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर हम बात करते हैं जापान और भारत के रिश्तों की तो वो पहले से ही बहुत बेहतर है। तो जब ये द्विपक्षीय बातचीत होगी तो हम ये मानेंगे कई और क्षेत्रों में यहाँ पर अनुबंध साइन हो सकते हैं किरण, और ये भारत और जापान दोनों के लिए ही बहुत बेहतर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में जापान का सहयोग इसे और ज्यादा बेहतर दिशा देगा और आगे बढ़ाएगा।
बिल्कुल, देखिए गीतू, आपने जापान के साथ भारत की मित्रता और उनके संबंधों की बात की है, तो अभी अहमदाबाद में 2 दिवसीय दौरे पर, गुजरात के दौरे पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां से उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का जो है वो शिलान्यास, उद्घाटन किया है। ऐसे में देखिए उन्होंने ये कहा भी था कि जापान के साथ जो है उनके संबंध बहुत बेहतरीन रहे, आने वाले दिनों में भी बहुत बेहतरीन होंगे और ये प्रगाढ़ रिश्ते जो है हम लगातार कायम रखेंगे। लेकिन एससीओ समिट के ऊपर में देखिए अमेरिका की नजर जरूर बनी रहेगी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं किरण, और कुछ और खबरों को अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में आजकल वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन और वोट चोरी को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में आज अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो वोटर अधिकार का पड़ाव आज सीतामढ़ी में रहेगा। यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी मां जानकी के मंदिर के दर्शन करेंगे। तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और देखिए कि राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का कल 11वां दिन था। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है वो शामिल हुई थी, और वहीं इस यात्रा में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी जो है शामिल हुए थे, वो भी हिस्सा बने थे। और देखिए बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर जोर दिया गया। यही नहीं, इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने, देखिए बुलेट पर वो सवार हुई थी। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ वायरल हुई थी। राहुल गांधी ने देखिए मुजफ्फरपुर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात का चुनाव चोरी से जीता है, यानी कि वहां पर जो है उन्होंने चोरी किया है इसको। 2014 से पहले ये गुजरात में शुरू हुआ, और गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिया। और गीतू, मुझे लग रहा है कि अगर हम लगातार देखें प्रियंका गांधी वाड्रा का इसमें शामिल होना, उसके बाद एमके स्टालिन का वहां पर पहुंचना, अब अखिलेश यादव भी पहुंच रहे, तो ये एक इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी कहेंगे। बिल्कुल, कि और वो लेकिन शक्ति दिखा रहे हैं। किरण, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बिहार के चुनाव होने, ऐसे में बिहार के मुद्दों को लेकर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन को लेकर, किस तरह से धांधली की जा रही है या बीजेपी कर रही है कि यहाँ पर आपके वोटों को छीना जा रहा है। तो जो मुद्दे हैं बिहार के, मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव में मुद्दा गायब है। जबकि क्या करना चाहिए सभी दलों को, ये बताना चाहिए कि जब वो सत्ता में आएंगे तो बिहार वासियों के लिए क्या काम उन्हें करना है। लेकिन मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के पास अब विजन बचा नहीं है। उन्हें लगता है बस इसी तरह का आरोप लगाओ और उसके बाद अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर यही यात्रा चलती रहेगी तो लोगों के मुद्दे कब उठाए जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए इसको लेकर के बीजेपी के कई स्पोक्सपर्सन की तरफ से और वरिष्ठ नेताओं की तरफ से बयान भी दिया गया है कि अब इंडिया गठबंधन के पास में मुद्दे नहीं बचे हैं, और इसलिए वो वोट चोरी का जो है आरोप लगा रहे हैं, और चुनाव आयोग को भी देखिए कटघरे में खींच रहे हैं। और ऐसे में देखिए ये कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी को एहसास हो गया है। जब शुरुआती दौर में राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में भी देखिए महाराष्ट्र की तरह ही वोट चोरी होगी, और अचानक से वोट जो है वो बढ़ जाएंगे, जो कि बीजेपी के खाते में जाएंगे, और वहां पर फिर एनडीए की भी सरकार बनेगी। उस वक्त में फिर तंज कसते हुए बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था कि राहुल गांधी को ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो चुनाव हारने वाले हैं। मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया।